अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी ब्लॉग्स। सिंध में कलहोरों के जद्द अमजद मोहम्मद इब्राहिम खान अब्बासी थे, जो बगदाद के अब्बासी खुलाफा की औलाद में से थे। कहते हैं उन्हें कलहोरा खान कहा जाता था, इसलिए उनकी औलाद आगे चलकर कलहोरों के लक़ब से मशहूर हुई। अब ये सिंध में मुकीम थे, लेकिन इन्हें अरूज मिला मुगलों के ज़माने में। यार मोहम्मद खान कलहोरा इनके एक सरदार थे। उन्हें खुदा यार खान के खिताब से सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया गया और इब्तदाई तौर पर इन्हें सिंध का बालाई हिस्सा दिया गया ताकि ये वहाँ मुगलों की गवर्नरी कर सके। इन्होंने ज़िला दादू में खुदा आबाद नाम का एक शहर बसाया और वहाँ अपनी हुकूमत कायम की, यानी मुगलों की गवर्नरी इन्होंने शुरू की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुगल कमज़ोर पड़ते चले गए, इन्हें ताकत मिलती गई और ये वक्त ये आया कि ये लोग आज़ाद हो गए। मतलब इन्होंने खुद मुख्तार रियासत का ऐलान कर दिया। खुदाबाद को इन्होंने अपना दारुसल्तनत करार दिया और वहीं से ये अपने मामलात चलाने लगे। लेकिन खुदाबाद दरिया सिंध के ऐन किनारे वाक़ था, लिहाजा हर साल जब जून जुलाई के महीनों में सैलाब आता तो वो खुदाबाद को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाता। बस्तियाँ उसकी उजड़ जाती, इमारतों को बहा ले जाता और फिर जैसे ही वो सैलाब उतरता या तो गहरी उतरती, उसे नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत होती। कलहोरा ख़ानदान या कलहोरा हुक्मरान इस बात से बेइंतहा तंग थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह हो जहाँ कम से कम दरिया सिंध का सैलाब उन्हें तंग ना करे और वो हर साल नए सिरे से अपने दारुल हुकूमत की तामीर व मुरम्मत ना कराए। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने शाहपुर और नसरपुर जैसे शहर भी आबाद किए, लेकिन दरिया सिंध के सैलाब से जान फिर भी नहीं छूटी। मियाँ गुलाम शाह कलहोरो के चौथे हुक्मरान थे। उन्होंने एक जगह पसंद की, वो भी दरिया सिंध के किनारे ही थी, लेकिन दरिया के पानी से उसकी बुलंदी कम से कम 55 से 57 फुट तक थी। ये थी गंजू टक्कर की पहाड़ी। यहाँ उन्होंने एक किला बनाने का फैसला किया, क्योंकि उनका ख्याल था और जो बाद में सच भी साबित हुआ कि पानी सैलाब का इतनी बुलंदी तक नहीं आएगा। लिहाजा वो बस्ती उस वक्त कहलाती थी नैरोन कोट। नैरोन कोट के बारे में ये कहा जाता है कि ये क़बल मसीह की बस्ती है, यानी 300 क़बल मसीह में जब चंद्रगुप्त मौर्य का ख़ानदान हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करता था तो मुशेरों के एक सरदार नैरोन ने इस बस्ती को आबाद किया था। दरिया सिंध के दोनों किनारों पर ज़्यादातर मुशेरे आबाद थे, मछलियाँ पकड़ते थे, उनका ये पेशा था। नैरोन उनका एक सरदार था और उस बस्ती में रहता था। उसके दरमियान में एक टीला था जहाँ नैरोन का घर भी था, यानी पहरेदार भी रहते थे और घर वाले भी रहते थे। उसी हवाले से उस बस्ती को कहा जाता था नैरोन कोट। तो मियाँ गुलाम शाह कलहोरो ने इसी नैरोन कोट को अपने दारुल खिलाफा के लिए पसंद किया। जब किला बनवाया तो उन्होंने इसका नाम तब्दील करके हैदराबाद रख दिया। कहते हैं कि किले की तामीर के बाद शुअरा ने कसीदे पेश किए और किले की तारीख में बहुत कुछ कहा। तो उसी महफिल में मियाँ गुलाम शाह कलहोरो ने उनसे पूछा कि इस नए शहर का या नए किले का नाम क्या रखा जाए। तो कहते हैं कि किसी ने तजवीज़ पेश की कि हैदराबाद रखा जाए। चुनांचे इसका नाम हैदराबाद रख दिया गया और आज ये इसी नाम से मारूफ है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम शाह कलहोरो ने जो किला तामीर कराया था उस वक्त उसे शाही किला कहा जाता था, लेकिन एक किला उन्होंने हैदराबाद में और तामीर करवाया। उसके फौरी बाद 1768 में इस शहर की और किले की बुनियाद रखी गई और 1772 में एक कच्ची मिट्टी से किला तामीर कराया गया,
जिसे कच्चा किला हैदराबाद कहा जाता है। लिहाजा अब वो पक्का किला हो गया। जब उन्होंने ये शहर आबाद किया तो कहते हैं कि वहाँ बहुत सी कब्रें मौजूद थी पक्का किला में, यानी शाही किले के अंदर। वो कब्रें उन्होंने मस्मार कर दी और कुछ ही अरसे बाद, यानी 2 साल बाद या 3 साल बाद उन पर फालज का हमला हुआ, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। लिहाजा लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपने जो कि बुजुर्गों की कब्रों को मस्मार किया था, लिहाजा आप पर उनकी बददुआ से जो है वो फालज का हमला हुआ और फिर उसी फालज के हमले में मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ो का इंतकाल हो गया, जो हैदराबाद के बानी थे। इंतकाल के बाद उनके बेटे ने सरफराज खान कलहोड़ो ने एक शानदार मकबरा उनका तामीर कराया और मैं आज उसी मकबरे पर आया हूँ। एक किले की सूरत ये मकबरा बना हुआ है। ये जो मैंने आपको फजील दिखाई है, ये वो किला नहीं है, बल्कि ये गुलाम शाह कलहोड़ो के मकबरे की बैरूनी दीवार है। अच्छा खासा वसी अहाता हुआ करता था, अंदर और कब्रें भी मौजूद है, लेकिन जो मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ो का मकबरा है, नहायत बुलंदों वाला और शानदार मकबरा बना हुआ है। महकमा आसार कदीमा सिंध उसकी तज़ीन व आराइश कर चुका है और अब भी ये मकबरा उन्हीं के पास है। उन्हीं की इजाज़त से मुझे जो सिंध के दूसरे शहरों के ब्लाग मिले, मतलब इजाज़त मिली और इसकी इजाज़त भी उन्होंने मुझे दी, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये 56 फुट बाई 56 फुट का मकबरा है, यानी 56 फुट इसकी बुलंदी है और 56 फुट ही इसकी चौड़ाई है। एक अजीम शान दरवाज़ा हो सकता है कि उस दौर में यहाँ लकड़ी का दरवाज़ा लगाया गया हो। ये अच्छा खासा बुलंद है, मेरा ख्याल है तो कम अज़ कम 25-30 फुट बुलंद दरवाज़ा ज़रूर होगा, लेकिन अब एक हल्का सा लोहे का जंगला जरूर लगा दिया गया है। ये उसका ड्योढ़ी है, यानी ये मोटी दीवार आपको दिखाई दे रही होगी, अच्छी खासी मोटी दीवार है। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम कोई 10-12 फुट मोटी ज़रूर होगी। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं, ये एक नीम दायरे की शक्ल में, जैसे बुर्जों का ऊपरी हिस्सा या निचला हिस्सा होता है, वो बना हुआ है। ये दीवार आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको वो तीर अंदाजों के शगाफ तो नज़र नहीं आएंगे, यानी सुराख तो दिखाई नहीं देंगे जिनसे वो दुश्मन पर नज़र रखते थे, लेकिन दीवारें इसके किले की तरह ही बुलंद है। और ये इसका अंदरूनी दरवाज़ा है, ये भी उसी तरह आलीशान दरवाज़ा होगा। अब तो खैर इस पर एक सफ़ेद सा रंग लगा हुआ है, लेकिन मुमकिन तौर पर इस पर भी नक्शो निगार बने हो सकते हैं, क्योंकि जब पुराने मकबरे बनाए जाते थे तो उनके जो अंदरूनी और बैरूनी दरवाजे होते थे उन पर नक्शो निगार बनाए जाते थे। बिल्कुल सामने जैसे ही इस दरवाजे से आपको कुछ हिस्सा मज़ार का दिखाई दे रहा होगा, ये अंदरूनी दरवाज़ा है, छोटा है और ये लकड़ी का है। और मेरा ख्याल ये है कि ये पुराना ही दरवाज़ा है, क्योंकि मुझे इसमें किसी को तब्दीली के आसार दिखाई नहीं देते। ये महराब बनी हुई है, दंदानेदार महराब, वही जो मैं अक्सर अपने मिलाक में बताता रहता हूँ कि ये शाहजहानी महराब थी और मुग़ल बादशाह ने इसका आगाज़ किया था और फिर आने वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने उसकी तकलीद की। अच्छा, इस दरवाजे पर नक्शोनिगार बनने की जो बात मैंने की, उसे इस बात से तकलीद मिलती है कि जैसे ही अंदर आते हैं आप ड्योढ़ी में, यानी अंदरूनी ड्योढ़ी में, तो आपको दीवार पर फूल बूटे बने दिखाई देते हैं। अब भी रंगत उनकी धुंधला गई हुई है, अब गर्द जम गई हुई है, अब वो सूरत हाल नहीं रह गई जो पहले थी, लेकिन पता चलता है कि कभी ये बहुत चमकते धमकते फूल बूटे होंगे जो अब खत्म हो गए। इसी तरह गुम्बद अब तो सादा है, ऊपर कुछ छत्ते लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद मक्खियों के होंगे, पहले भेड़ों के छत्ते हैं ये, और उस पर सफेदी कर दी गई है। ऐसा लगता है कि गुम्बद गालिबन मुहदम हो गया था और इसे दोबारा बनाया गया है। और इसके लिए फिर वही जो मैंने बताया कि बेल बूटे बने हुए हैं वो सारा है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, कहते हैं कि पहले ये अहाता बिल्कुल खाली होता था, लेकिन फिर इसे सजाद संवार दिया गया, इसमें क्यारियाँ बनाई गई और अब भी इसकी दीवारें मुरम्मत की जा रही हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि महकमा आर्कियोलॉजी सिंध इसकी दीवारों की मुरम्मत करा रहा है। ये बिल्कुल छोटा सा किला है, घरों में घिरा हुआ है। पहले तो यहाँ घर नहीं होते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, लोगों ने इर्द गिर्द की जगहों पर कब्जा कर लिया या उन्हें अलॉट कर दी गई, खरीद ली उन्होंने। वो कहते हैं कि पहले ये मैदान हुआ करता था, लेकिन अब मैदान नहीं है, अब घर मौजूद है चारों तरफ। इसके थोड़े से फासले पर सेंट्रल जेल है हैदराबाद की, और उसके अकब में ये मज़ार वाक़ है। ये मज़ार सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको वहाँ अंदर ले जाने से पहले इसका जो अहाता है उसकी सूरत हाल कुछ बताना चाहता हूँ। ये इसकी जो दीवारें होती थी पुराने ज़माने के किलों की, वो होता ये था कि बाहर से दोनों अतराफ से पुख्ता बनाई जाती थी, यानी पुख्ता पक्की हुई ईंट से बनाई जाती थी और उसके अंदर फिर मिट्टी भर दी जाती थी। उससे ये मजबूत भी हो जाती थी और ठंडी भी रहती थी दीवारें, और दुश्मन को इन्हें तोड़ने में मुश्किल पेश भी आती थी, क्योंकि मिट्टी
अगर पत्थर या गोला बारूद होता था तो उसे अपने अंदर जज़ब कर लिया करती थी। तो ये इसकी दीवार भी ऐसी है कि नीचे इसकी जो बुनियाद है वो पुख्ता ईंटों से थी और ऊपर फिर कच्ची दीवार भी थी, क्योंकि मुझे लिपाई हुई हुई दिखाई दे रही है, जैसे जो पुराने घर हुआ करते थे गांव के, देहात के, कि वो मिट्टी से बनाते थे और फिर उस मिट्टी में भूसा मिलाकर उसे लेप लिया करते थे, जिस पर बारिश भी असर नहीं किया करती थी। तो यहाँ भी मुझे ऐसी ही सूरत नजर आई है। अंदरूनी दीवार जो इसकी मकबरे की अंदरूनी दीवार इसी तरह बनाई गई है कि नीचे पुख्ता ईंटों की बुनियाद उठाई गई है और फिर ऊपर जो है वो इसे लेप दिया गया है। लेकिन इसके जो बैरूनी समत है वो इसी तरह है, यानी ईंटें ऊपर तक उठी हुई मुझे नजर आई हैं। इसका मतलब ये है कि बैरूनी दीवार इसकी ईंटों में ही होगी। अच्छा खासा वसी अहाता है और कब्रें भी अच्छी खासी हैं। यकीनी तौर पर ये कल्होड़ा ख़ानदान की ही कब्रें होंगी, उनके जो लोग हैं, क्योंकि कहते ये हैं कि उनकी जो ख़वातीन हैं उनके मकबरे भी इनके साथ ही बनाए गए जाते थे। जो इनकी जो शहजादियाँ थीं या बेटियाँ बीवियाँ थीं उनकी कब्रें भी साथ ही बनाई जाती थी। मुमकिन तौर पर ये छोटा मकबरा हो सकता है कि उनकी अहलिया का हो, लेकिन मैं इस बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि ना मुझे पता है और ना मुझे किसी ने बताया है। ये मेरा अपना अंदाज़ा है। इस तरह ये जो सामने फैली हुई कब्रें हैं, हो सकता है कि ये भी कल्होड़ा ख़ानदान के ही लोग हों जिन्हें इसी इहाते में दफन किया गया है। वो सामने इसकी अक़ली दीवार दिखाई दे रही है, उधर भी चलते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये कब्रें इन पर नक्शो निगार बने हुए हैं और कहा यह जाता है कि उस पर कतबे नहीं लिखे जाते थे, बल्कि ये औरत और मर्द की कब्र की तमीज़ के लिए कुछ निशानात थे। मसलन जो औरत की कब्र होती थी उस पर अपना कोई ताज बना दिया जाता था, कोई हार बना दिया जाता था, कोई जेवरात इसकी अपना कंधा कर दिए जाते थे, जिससे पता चलता था कि ये खातून की कब्र है, क्योंकि ज़ेबाइश व आराइश शुरू से ख़वातीन का खासा रहा है। और जो मर्दों की कब्रें होती थी उस पर तलवार, खंजर, घोड़ा, कोई जंगजू, घुड़सवार, इस तरह की चीज़ें दिखा दी जाती थी, जिससे पता चलता था कि ये मर्द की खबर है और ये औरत की खबर है। यानी ये तखसीस थी और ये अच्छी मतलब वो थी कि मर्दों की खबरें जो है वो औरतों की खबरों से फ़र्क किया जा सकता था कि ये किसकी खबर है। इसी तरह के तावीज़ बना करते थे जिन पर आया तो कुरानी कंधा होती थी और पत्थरों से इन्हें तराशा जाता था। अब तो ईंटें आ गई, उस ज़माने में पत्थर होते थे बड़े बड़े, उनकी मदद से ये सारा कुछ बनता था। ये कब्र जैसे बनी हुई है, ये चौखंडी और मकली के कब्रस्तानों का नमूना है। जो अपना मकली का कब्रस्तान तो समा ख़ानदान ने शुरू किया था, जो सिंध का पहला मकामी हुक्मरान था, यानी अरबों के बाद दूसरा, सॉरी माजरत, क्योंकि पहला सुमरा था, सुमरा ख़ानदान हुक्मरान रहा और उसके बाद समा ख़ानदान जब बरसे इक़्तिदार आया तो जाम निज़ामुद्दीन समा उसने इसकी बुनियाद रखी थी मकली के कब्रिस्तान की। वहाँ भी आपको कई कब्रें इसी नक्शो निगार वाली मिलेंगी। ये दो कब्रें सादा हैं, इन पर जो पुराने दौर का प्लास्टर हुआ था चूने का और जो मिट्टी का, क्योंकि उस ज़माने में सीमेंट और बजरी नहीं होते थे, बल्कि चूने का प्लास्टर किया जाता था। ये जो मकबरा है इसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि शायद हाँ जी 3-4 कब्रें हैं इसमें। ये मुमकिन तौर पर ख़वातीन की कब्रें हो सकती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये तालपुरों में भी और कल्होड़ों में भी इस बात का रिवाज था कि वो अपने ख़वातीन की कब्रें छोटे मकबरों में वो साथ ही बनवाया करते थे। और इस बात को भी कहा जाता है, इस बारे में भी बहुत यकीन से मौरख़ीन ने लिखा है कि कल्होड़ा हुक्मरानों और तालपुरों ने दोनों ने ही अपने अपने मकबरे या अपनी अपनी कब्रों की जगह अपनी ज़िंदगी में ही महसूस कर ली थी कि जब हमारा इंतकाल हो तो हमें यहाँ दफन किया जाए। ये 4 कब्रें हैं मजमूई तौर पर। जी 3 प्लेटफॉर्म एक ही है, चबूतरा एक ही है, 3 कब्रें यहाँ बनी हुई हैं और चौथी कब्र के दरमियान थोड़ा सा फासला है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे एक कब्र की जगह छोड़ी गई हो, लेकिन ये मतलब मुमकिन तौर पर जगह छोड़ी गई हो या जगह छोड़ दी गई हो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इस बारे में कोई वजाहत या सराहत कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दी। ये सामने की दीवारें उसी तरह मोटी दीवारें हैं, बल्कि ये जो मेरे पीछे दीवार है ये भी मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ और अंदाज़ा लगा लें कि ये कैमरे के फ्रेम में मुश्किल से आ रही है। यानी कोई मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम 4 से 5 फुट मोटी दीवार होगी। पीछे जाली लगाई गई है और अंदर आकर बाहर से जो तपिश है उसका एहसास खासी हद तक कम हो जाता है। मेहराबें बनी हुई हैं, ये लोगों ने यहाँ भी नाम लिखे हुए हैं, यानी पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, यहाँ सारे के सारे जो लोग हैं
उनकी सोच एक ही है, वो इसी तरह तारीख में अमर होना चाहते हैं कि दीवारों पर अपने नाम लिख दिए जाए। और यहाँ भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप खुद पढ़ सके तो बेशक पढ़ लीजिएगा, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि वो जुमले में आपको सुनाऊं जो यहाँ लिखे हुए हैं। बहरहाल खबरें दिखा रहा था मैं, दोबारा उसी अपने मौजू की तरफ लौटते हैं। तो ये 4 खबरें हैं, अब नहीं पता कि ये किसकी हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी अक़बी समत। वहाँ भी कुछ खबरें थी, कुछ हैं, यानी कुछ के निशानात मिट गए हैं और कुछ के निशानात अभी बाकी हैं। इधर से चलते हैं। ये जो आपको जगह जगह ढेरियाँ नज़र आ रही हैं पत्थरों की, ये कोई मलबा नहीं है, बल्कि ये भी किसी ज़माने में कब्रें ही होंगी जिनके निशानात मिट चुके हैं। और अब कुछ तो हमवार हो गई हैं और कहीं कोई 2-4 ईंटें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो मैंने दूर से खबरें दिखाई थी, ये वो खबरें हैं। ये भी दूर तक फैली हुई हैं, आगे तक, आगे से एक खारदार तार लगाकर रास्ता बंद कर दिया हुआ है जाने का। मैं आगे जाकर करूँगा भी क्या, क्योंकि ज़ाहिर है यहीं से सारा कुछ दिखाई दे रहा है। वो आखिरी कब्र जो है वो तो एक उसके गिर्द एक जंगला सा बनाया हुआ है वो इसका सीमेंट का, आखिरी कब्र। और बाकी कब्रें ऐसी हैं, 3 एक डिज़ाइन की हैं, फिर चौथी कब्र थोड़ी सी बुलंद है, 5वीं कब्र उस पर पत्थर लगे हुए हैं, वो कब्रें छोटी है। और फिर ये 2 कब्रें हैं, ये भी उनसे छोटी हैं। यहाँ भी कुछ निशान बने हुए हैं कब्रों के, और एक कब्र जो है वो इस मकबरे के साथ बाहर बनी हुई है। और ये वो चबूतरा है जिस पर गुलाम शाह कल्होड़ो का बुलंदों वाला मकबरा है। अगर इधर से इस तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि मकबरा 3 मंजिला है, ऊपर 4 गुंबद भी बने हुए हैं चारों कोनों पर, और जो मर्जी दरवाज़ा है उस पर 2 आराइशी मीनार भी है। इस चबूतरे पर भी कुछ कब्रें हैं, लेकिन नहीं पता कि वो कौन लोग थे, किन की खबरें बनाई गई और क्यों बनाई गई। मतलब क्यों से मुराद ये कि जाहिर सी बात है वो लोग कौन थे, इस बारे में कुछ नहीं पता। तामीराती शाहकार इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि अपने वक्त में नहायत शानदार और निशान था। अब भी इस महकमा आसार क़दीमा ने इसकी तज़ीन आराइश की है। यहाँ उनके जो मुहाफ़िज़ हैं, जो लोग हैं, वो भी मौजूद होते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने देते। अंदर चलते हैं। ख़वातीन बहुत सारी आ गई हैं, क्योंकि यहाँ रश होता है, ख़वातीन हाज़िरी के लिए आती हैं। क्यों आती हैं मैं आपको बिलात के आखिर में बताऊँगा कि यहाँ आज जुमेरात है और जुमेरात को यहाँ ख़वातीन कसीर तादाद में हाज़िरी देती हैं। क्यों देती हैं और यहाँ आकर क्या करती हैं, इनकी दिलचस्पी क्या है इसमें, ये मैं बिलात के आखिर पर बताता हूँ आपको। अभी आपको मकबरे का अंदरूनी हिस्सा दिखाऊँ, क्योंकि ये वक्त जो है कि उनके आने का है, इससे पहले कि अंदर जाना मुहाल हो जाए, यानी ख़वातीन बहुत सारी हों, उससे पहले मैं आपको जो अंदरूनी हिस्सा है, जो कब्र और तावीज़ वगैरह बना हुआ है, मैं वो दिखा दूँ, फिर बात करते हैं। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो के बारे में कहा जाता है कि नहायत नेक सीरत, बहादुर और एक दोस्त इंसान थे। उन्होंने कामयाब हुकूमत की। उनका दौर जो अहद के ज़र्री अदवार हैं उनमें शामिल होता है। उनके इंतकाल के बाद महल्लाती रेशा दवानियों की वजह से उनके बेटे मियाँ सरफराज ने खुदा आबाद ही को अपना मरकज़ बनाया, यानी वो लौट गए थे, जो हालांकि नज़दीक वाक़ था ज़िला दादू में। बाद में जब मीर फ़तेह अली खान तालपुर ने कल्होड़ो को शिकस्त दी तो उन्होंने दोबारा हैदराबाद को अपना बायतख्त बनाया। यानी कुछ अरसे के लिए हैदराबाद दारुल हुकूमत नहीं था सिंध का। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो के दौर में शाही अफराद सरदार और अशराफिया किले के अंदर, जबकि कुम्हार और मजदूर बाहर रहा करते थे। उन्होंने मारूफ कारीगरों और मशहूर हुनरमंदों को शहर में जमा किया, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उनके वारसों ने शहर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से शहर की तरक्की रुक गई। 1783 में कल्होड़ो को जब यहाँ से पसपा होना पड़ा, तब तालपुरों का अहद ज़री शुरू हुआ। ये बात है कि शहर की असल बुनियाद तो मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने रखी, लेकिन इसे अरूज तालपुरों के दौर में हासिल हुआ। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो का इंतकाल 1772 में हुआ था और अपने ही तामीर करदा शहर में दफन हो गए। कहा जाता है कि वो सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ के बाद दूसरी अहम तरीन शख्सियत है। गुलाम शाह कल्होड़ो का मकबरा हैदराबाद की कदीम तरीन इमारत है। तोहफ़तुल कलाम के मुसन्निफ मीर अली शेर खान ठटवी लिखते हैं कि गुलाम शाह की वफ़ात से एक मुदब्बिर, दूर अंदेश और बाहिम्मत हुक्मरान का दौर इख्तिताम पज़ीर हुआ। उन्होंने सफारतकारी, सियासत और फौजी ताकत में कई कामयाबियाँ हासिल की। कल्होड़ो ख़ानदान पीरी फ़कीरी से हुक्मरानी के मनसब तक पहुँचे थे। इस ख़ानदान की पहली बुज़ुर्ग शख्सियत मियाँ आदम शाह महदवी तहरीक से वाबस्ता थे। आदम शाह कल्होड़ो का मज़ार सक्खर में वाक़ है। मीर अली शेर खान ठटवी लिखते हैं कि मियाँ आदम शाह सुहरवर्दी तरीके के बुजुर्ग थे। अच्छा, सुर्ख रंग इसलिए जी अब इनके मकबरे में है कि ये
सोहरवर्दी सिलसिला था इनका, जिन्होंने बाद में मीरा मोहम्मद जौनपुरी से ताल्लुक जोड़ा। सिंध के एक और तारीख नवीस मोलाई शदाई लिखते हैं कि उन्होंने लाड़काने की तहसील डोकरी में दायरा, एक सूफी इस्तिलाह है, कायम किया। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद लाखो तहकीकी मुकाले में बताते हैं कि हकीकत है कि मियां आदम शाह का मोरों के नवाबों और मुकामी जमींदारों के दरमियान होने वाले टकराव की असल वजह दरअसल मेहदी जौनपुरी से उनकी निस्बत थी। क्योंकि महदवी तहरीक है, इसकी बुनियाद 15वीं सदी ईस्वी में सैयद मोहम्मद जौनपुरी ने रखी थी, जिनका ताल्लुक इंडिया से था और उनकी वफात मौजूदा अफगानिस्तान में हुई। बलूचिस्तान की जिक्री कम्युनिटी उन्हीं की पैरोकार है। गुलाम शाह कलहोड़ा ने सिंध में शरई निज़ाम का निफाज भी किया था। मखदूम मोहम्मद शाह ठठवी के मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल रसूल कादरी लिखते हैं कि 1759 में मखदूम हाशिम ठठवी ने शरीयत के निफाज का ऐलान कर दिया और गुलाम शाह ने परवाना भी जारी कर दिया, जिसमें शरई, इल्मी और इल्मी अमली दस्तूर शामिल था। गुलाम अपना मखदूम हाशिम ठठवी बहुत मारूफ बुजुर्ग है और उनका मज़ार ठट्टा में है। ये पथरीली सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो सेम भी इसका पथरीला ही है और ये चप्पलें वगैरह यहाँ उतरी हुई हैं बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे किसी वली के या किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाते हैं तो चप्पलें उतार के नंगे पाँव अंदर हाजिरी देते हैं। ये इसका दरवाज़ा है। कुछ खबरें इधर भी बनी हुई हैं दोनों तरफ, यानी बाजार के या मकबरे के दोनों तरफ अच्छी खासी खबरें मौजूद है। मुझे पता चला था कि लोगों ने इसे एक आम कब्रिस्तान बना लिया था, लेकिन बाद में फिर पाबंदी लगा दी गई यहाँ मैयतें दफन करने पर, और शायद इसी वजह से ये जो जगह बच गई है, ये शायद इसी वजह से इधर से ये मकबरे का एक मंजर है। हम बात कर रहे थे दरवाजे की, ये सामने छोटा दरवाज़ा ये भी लकड़ी का बना हुआ है। दहलीज जिसकी भी संगे बरबर के जो पत्थर हैं, मतलब संगे बरबर के पत्थर, माजरत संग मतलब पत्थर ही होता है, बरबर का सफेद पत्थरों से इसकी दहलीज बनी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही उससे बनाई गई है, बल्कि ये दरवाज़ा तामीर किया गया है। इसके दोनों तरफ डिज़ाइन बने हुए हैं, पाए बनाए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे इन पायों ने इस दरवाजे का बोझ उठा रखा हो। ये ऊपर बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, काशीकारी मेरा ख्याल इसे कहते हैं। हाँ जी, काशीकारी, ये टाइलों से मुज़य्यन मुख्तलिफ रंगों की टाइलें, जिनमें नीला रंग आपको नुमाया दिखाई दे रहा होगा। और नीला रंग, और इस रंग को क्या कहते हैं जी, ये जो ये रंग है, तो अगर कुछ जरा रीवर देख रहा हो तो मुझे बता दें, इस मेरे जहन में नहीं आ रहा। इस तरह ये रंग है, सावा रंग है इसमें मुझे दिखाई दिया है। और ये जी दहलीज पार करें, यहाँ ताला पड़ा हुआ है, दहलीज घिसकी हुई है लोगों के कदमों की वजह से, और मैं भी जूते उतार कर अंदर आया हूँ, वरना मुझे अंदर नहीं आना था किसी ने। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सामने कब्र है गुलाम शाह कलहोड़ो, हैदराबाद शहर के बानी। एक बड़ा चबूतरा बनाया गया है और उसके बीचों बीच उनकी कब्र है, और बिल्कुल ऐसे ही ताज रखा हुआ है जैसे किसी वली की कब्रों पर आमतौर पर रखे होते हैं, बुजुर्गों की कब्र पर रखे होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि कलहोड़ों का ये दावा रहा, और बहुत से लोग इस पर इससे मुत्तफिक भी हैं, यानी सिंध के जो मौक़िफ़ है, कि कलहोड़ा सिर्फ हुक्मरान नहीं थे, बल्कि ये रूहानी बुजुर्ग भी होते थे अपने कबीले के या अपने लोगों के। तो लिहाजा अगर गुलाम शाह कलहोड़ों की कब्र इस तरह है तो कोई बाइस हैरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने रूहानी और तसव्वुफ़ का प्रचार किया। ये बाकायदा तौर पर बैत थे और मुरीद भी किया करते थे, और ख़ुद भी मुरीद थे बगदाद से और जो दूसरे सिलसिले हैं रूहानियत के, उनसे। ये बहुत शानदार मकबरा अंदर से सजाया गया है। बेल, बूटे, आयात कुरानी, सुर्ख रंग अंदर मुझे नुमाया दिखाई दे रहा है। आमतौर पर मकबरों में सुर्ख रंग नहीं होता, यानी इतनी जो सजावट है, रंग तो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ, लेकिन सुर्ख रंग जो है वो कम से कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सुर्ख रंग शोखी की अलामत है। लेकिन इस मकबरे में मुझे नज़र आ रहा है कि सुर्ख रंग है, और बुलंदो वाला गुंबद, चारों तरफ जो है वो बेल बूटे बनाए गए हैं, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप तस्वीरें बनाएं, जैसे आपको आमतौर पर ईसाइयों के गिरजाघरों में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये है जनाब वो शानदार गुंबद पर एक छोटा सा फानूस कह लें या बल्ब कह लें, वो चल रहा है। गुंबद पर दो शहतीर सीधे हैं और छोटे छोटे शहतीरों की मदद से सहारा दिया गया है। और मेरा ख्याल है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 जी 17 जो है वो मैंने सहारे गिने हैं, जिनकी मदद से ये गुंबद तामीर हुआ है। कब्र का जो एक बैरूनी गुजरा कह लें आप, या एक
चार दीवारी कह सकते हैं आप, उसे भी संगमरमर से बनाया गया है। ये छोटे छोटे उसके ऊपर गुंबद से बने हुए हैं। ये इस तरफ से मैं आपको दिखा दूं, बहुत सारी चीज़ें फौरी तौर पर जहन में आती नहीं हैं, इसलिए जो है वो गड़बड़ होती है। ये पायती है कब्र की, वहाँ माशाल्लाह पंजाबी लगा हुआ है, ऊपर वो भी रखा हुआ है जो कुल्हाड़ रखी जाती है। एक छोटी कब्र ये भी है, लेकिन ये नहीं पता कि ये किसकी है। यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, मेरा ख्याल है ये मर्दों की जगह है और शायद वो उधर से खवातीन हाजिरी देती है। और मेरी ख्वाहिश है कि इससे पहले कि खवातीन का रश हो, मैं इसे बनाकर बाहर निकल जाऊँ। एक जो है वो अपना एक संदूक सी भी नस्ब है, अगर किसी ने कुछ चंदा डालना तो उसमें डाल दे। ये हजरत मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये फूल पत्तियाँ भी फेंकी जा रही है। मर्द भी आते हैं, सिर्फ ख़वातीन नहीं आती, मर्द भी आते हैं, वो भी अकीदत रखते हैं। इधर एक झरोका बना हुआ है, यहाँ से जाली से बाहर ऐसा लगता है जैसे मैंने शाहजहां जो मस्जिद है ठट्टा की, उसमें भी इसी तरह का एक झरोका देखा था, लेकिन वो नहीं है। वो तो इसलिए बना हुआ था कि आवाज़ पूरे मस्जिद में गूंजे, लेकिन ये वो मामला नहीं है, ये किसी और मकसद के लिए बनाया गया होगा। लेकिन बहरहाल इधर से आप देख लें कि वो जाली, हाँ जी अब मेरे जहन में आया, जो जाली चारों तरफ बनाई हुई है उसके साथ भी ख़वातीन लिपट कर अब अल्लाह जाने क्या मांग रही हैं, वो जाने उनका अल्लाह जाने। या जो बाबा जी कब्र में लेटे हुए हैं उन्हें पता होगा कि वो क्या मांग रही हैं, लेकिन मांग रही हैं कुछ ना कुछ। तो ये जी गुलाम शाह कलहोड़ो। बाहर निकलने से पहले एक बात मैं और बता दूं कि इन्हें तामीरात का बहुत शौक था। इन्होंने हैदराबाद में ही सिर्फ दो किले नहीं बनवाए, यानी पक्का किला और कच्चा किला। कच्चा किला में तो शाह मक्की दफन है और कहते हैं कि वो उसकी हिफाजत के लिए बनाया गया था ताकि वो मकबरा महफूज रहे। पक्का किला और वो ईसाई किला जो अब पक्का किला है, उस ज़माने में तो एक किला होता था। तो मुझे सामने कुछ फारसी अशार भी नजर आए हैं जिनमें ये लिखा गया है, बताया गया है कि ये मकबरा जो है वो कब बनाया गया था। तो मैं बात कर रहा था तामीरात की। तो इन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई के मज़ार समेत सिंध के जो बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं उनके मकबरे भी तामीर कराए और उनकी मकबरों की हिफाजत के लिए, जैसे शाह मक्की के मकबरे की हिफाजत के लिए कच्चा किला तामीर कराया, इसी तरह और भी बहुत सी तामीरात कराई, जिसकी वजह से इन्हें आम तौर पर सिंध का शाहजहां भी कहा जाता है। वो मोहम्मद का बादशाह शाहजहां, उसने तामीरात का उसका बहुत शौक था, उसने जो तामीरात कराई वो आज भी उसकी याद दिलाती हैं और बताती हैं कि वो उसने किस अंदाज में उन्हें तामीर कराया। जैसे शालामार बाग है, शाही किला में शीश महल है, नौला का पवेलियन है, ये सारी की सारी इमारतें तामीरात शहाबुद्दीन शाहजहां की याद दिलाती हैं। और सिंध में ये आज़ाद गुलाम शाह कलहोड़ो को हासिल था कि उन्होंने तामीरात कराई, न सिर्फ ये कि अपने रहने के लिए महल्लात बनवाए या किले बनवाए, बल्कि बुजुर्गान दीन के मकबरे भी तामीर करवाए, इसीलिए इन्हें ये खिताब दिया गया। आज चलो फकीर गुलाम अली लाशारी मुतवल्ली खलीफा दरगाह गुलाम शाह कलहोड़ो आज मन्नत पूरी के चादर भी लेके आए हैं और मच्छी रोटी भी लेके आए हैं। अच्छा। मेरी बात रहे, देखो आप ये हर जुमेरात जुम्मे को ऐसी आवाम है, मन्नतें पूरी हो रही है। और बताए बता हाजी मन्नत पूरी क्या बताई, हाजी मन्नत पूरी किया भाईजान। अरे ये इसका ढक्कन तो उठाए देखते का। हमारा घर बन गया है, अच्छा। घर की ये मतलब घर बन गया है, ये खाना रोटी लेके आए हैं बांटने के लिए। कहाँ से दीजिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाम अकबर। आपकी मन्नत पूरी हुई है? क्या मन्नत मानी थी आपने? मन्नत मांगी थी हमारा घर बनवाना। अच्छा, और घर बन गया माशाल्लाह, इसलिए आप भाई का करम है, इसीलिए आप मछली लेकर आए। मछली लेके आए। ये बाजी से कहकर इसका ढक्कन उठाए। ढक्कन उठाओ, मछली का थोड़ा ढक्कन उठाओ, भाईजान। हाँ जी जी भाईजान ना ना मैंने नहीं खाता, नहीं भाई मैं नहीं खाता सर, मैं नहीं खाता, मैं सर मुझे परहेज है मुझे। समझा कर आपकी वीडियो भर ली मैंने। मैं इस्लामाबाद से आया, अंदर मैं घर कर आया हूँ, अंदर भर ही आया हूँ। हाँ भर के आया हूँ, मदार की भर आया। बस ठीक है, ये हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। वो लेडीज बुरा ना माने ना। अच्छा
ठीक है। अच्छा, इसकी बनाऊं, अब्बा की बनाऊं? आप क्या खा रही हैं? मछली रोटी खा रही हैं? अच्छा, आपकी भी कोई मुराद पूरी हुई है? आपकी भी कोई मन्नत पूरी हुई है? अच्छा, मांगने आई है। क्या मांगा है? अच्छा, घर बनाने के लिए। चले जी, अल्लाह ताला करम करे, अपना आपका घर बन जाए। तो ये सारे लोग मन्नत मानने आए हैं? जिनकी मिन्नत पूरी जाती है वो मच्छी रोटी बना के लेके आते हैं। अच्छा, जिनकी मिन्नत पूरी हो गई उन्हें मच्छी रोटी बना के लेकर आए। और आप भी मच्छी लेकर आएंगे। आप भी बना कर लाएंगी? चलो ठीक है। और बेटा आप मुझे बनवाओगे? जी बेटा, आपकी बना देते हैं, सवाल करो जवाब देंगे। आपकी बना देते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? नेहा। आपका क्या नाम है बेटा? सीजा। सीजा, शीजा। अच्छा, शीजा और नेहा, ठीक है। चलो आप भी आगे जो हैं? गुलाम मुस्तफा। अच्छा, ये बेंजामिन सिस्टर है। अच्छा, बेंजामिन सिस्टर था ये तीनों। ठीक है। अच्छा, थी किसी जमाने में, अब नहीं है। अच्छा, आप भी को मन्नत मानने आई हैं? जी मैं तो हाँ जाहिर सी मन्नत क्या है, और ना बच्चों ने घर बनाए, हमने ना 4th फ्लोर पे ले लिया घर। अच्छा, तो वो चढ़ के थक गया, वो भी जमीन को बनाया। अच्छा, चले जी, खुश रहे, अल्लाह ताला आपको और दे। ये क्या बट रहा है? एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। मच्छी ओए बच्चे, किस चीज की न्याज बांट रहे हैं? मछली की? ये लेके आई है न्याज। अच्छा, तो ये न्याज बांट रही है मच्छी बाबा की। अच्छा, मच्छी बाबा की न्याज, और ये सारे न्याज देने के लिए। ये मछली बट रही है, और ये जितनी खवातीन है, ये एक थैला है। मछली सालन की शक्ल में भी बनाकर यहाँ लाई जाती है और तल कर भी लाई जाती है, और इसी तरह के प्रसाद होते हैं यहाँ पर। गुलाम शाह करो बेटा, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दे, बता देता हूँ बेटा। यूट्यूब चैनल पर आएगी, मैं बता देता हूँ आपको, मुझे बना तो लेने दो। ये जो सारा आप धींगा मुश्ती देख रहे हैं, ये मछली की न्याज के लिए हो रहा है। ये देखो, ये मछली की न्याज, वो मछली गिर भी रही है, एक बाबा है और कई खवातीन है, और सबने मछली लेनी है। ये मछली की न्याज है जी, और ये नज़ारे आपको जुमेरात और जुम्मे के दिन अक्सर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जो बांट रहे थे साहब वो नाराज हो गए हैं, क्योंकि खवातीन जीना जब्ती करती है। तारीख के मुताबिक तो ये हैदराबाद शहर के बानी है, और सिंध की बहुत सी तामीरात इन्होंने कराई, लेकिन अब ये मछली वाले बाबा के नाम से मशहूर है। थोड़ी देर पहले यहाँ दंगा हो रहा था, फसाद हो रहा था। एक साहब जो है वो न्याज बांट रहे थे मछली की, एक शापर में मछली थी, मैंने वो दिखाई भी आपको। और जो बहुत यहाँ जो खवातीन मौजूद थी वो चाहती थी कि ये न्याज उनके हिस्से पे आ जाए। सर वो एक साहब ही नहीं, बल्कि जो खवातीन यहाँ हैदराबाद से, बल्कि हैदराबाद के अलावा भी दूसरे शहरों से आती हैं, वो यहाँ आकर बाकायदा मन्नतें और मुरादें मांगती हैं। वो कहती हैं, मतलब जैसे किसी वली अल्लाह के दरबार पर जाकर वो कहती है हमें औलाद दे दो, या हमें हमारे ये मसाइल हल कर दो, यहाँ वो सब कुछ होता है। और ये खवातीन का ये अकीदा है कि ये मछली वाले बाबा हैं, इन्हें मछली बहुत पसंद थी, ये मछली खाया करते थे। यहाँ जितनी खवातीन मौजूद हैं बहुत सारी, लेकिन इनमें से बेशतर खवातीन को ये नहीं पता कि ये असल में है कौन, जिसने हैदराबाद शहर बनाया था। मछली खाने का शौक था या नहीं था, ये तो बाबा जी को पता हो या उन खवातीन को पता हो जो इनकी खिदमत में मछली लेकर आती हैं। लेकिन ना तो ये बाबा जी थे और ना ये कोई मछली के शौकीन थे, बल्कि ये हैदराबाद शहर के बानी है। लेकिन हमारे ज़ईफ़ इत्क़ादी ने इन्हें क्या से क्या बना दिया, ये भी तारीख में जिंदा रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।